चलिए, so far we have discussed in previous few lectures different type of chemical reaction. So in the series of types of chemical reaction, now we have to discuss about the redox reaction. Redox reaction से पहले we should follow the oxidation reaction and reduction reaction, because redox is the combination of both the reactions. ऐसे reactions जिसमें oxidation and reduction दोनों processes simultaneously होंगे. Simply define अगर करेंगे, the reactions in which oxidation and reduction both reactions are taking place simultaneously. बहुत simple है. If we have already gone through oxidation, if that is clear, if reduction reaction is clear, then there is nothing to learn about the redox reaction. But yes, in the same reaction we have to identify, we have to judge कि किस प्रोडक्ट का, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सिंपली एक रिएक्शन हमने रख ली, इसमें कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया. कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन हमें कॉपर मिला एंड वी गॉट वाटर आल्सो. अब इसमें दो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा रिडक्शन हो रहा है. सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑक्सीडेशन हमने क्या बोला था, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है देन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गया, H2 has been converted into H2O. so यहां ऑक्सीजन ऐड हुई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ. कॉपर ऑक्साइड को लो, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन. प्रोडक्ट्स में जब हम आए, आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स हमें मिले, इसमें से ऑक्सीजन गायब है, दैट मींस इसका रिडक्शन हो गया. क्लियर? रिएक्शन के थ्रू पर्टिकुलर सब्सटेंस को फॉलो करो. इफ ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीडेशन. इफ ऑक्सीजन इज रिमूव, रिडक्शन. राइट? तो केवल ऑक्सीजन के टर्म्स में ही नहीं, हमें हाइड्रोजन के टर्म्स में भी याद रखना है. हाइड्रोजन अगर ऐड हो गई तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो गई तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. ये प्रोसेस हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. अब इसमें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इट इज ऑक्सीडाइज्ड. और कॉपर का रिडक्शन हुआ है, सो इट इज रिड्यूस्ड. टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है कि रिएक्शन देने के बाद आफ्टर गिविंग द रिएक्शन एग्जामिनर में आस्क what type of reaction this is, whether it is the oxidation reaction or this is the reduction type of reaction or it is the redox reaction. If redox reaction is there, then further the examiner might ask कि which of the elements are undergoing oxidation and which one are undergoing reduction. एक रिएक्शन देने के बाद सिंपली आपको ये पूछ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट का या किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है और किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन. तो सिंपली जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस आपको क्लियर आउट की थी, उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं. एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. राइट? नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 प्लस 4HCl. ये 4 कहां से आया, इसको हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे. ये बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन आप इसी चैप्टर, सेम चैप्टर के लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे. ठीक? तो अभी हम सिर्फ बात करें MnO2 व्हेन रिएक्टेड विद HCl, अल्टीमेटली हमें मिला MnCl2, क्लोरीन एंड वाटर.
अभी सिर्फ रिएक्शन के ऊपर नजर डालो, Mn के साथ MnCl2 ही क्यों बना, ये सब रिएक्शन वन बाय वन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। चैप्टर की सारी रिएक्शंस वन बाय वन डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे आपको केमिकल रिएक्शंस की फॉर्मेशन आ जाए। बिकॉज केमिकल रिएक्शन की फॉर्मेशन जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी। अगेन अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग। चलिए, MnO2 HCl MnCl2 बना, क्लोरीन बना एंड वाटर। सी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरीन की। क्लोरीन में हाइड्रोजन है, राइट, और यहाँ क्लोरीन अकेला है। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज रिमूव। ऑक्सीडेशन की सेकंड डेफिनेशन यही है, when hydrogen is removed then it is the process of oxidation. So hydrogen is removed from the chlorine, that's why it is oxidized. See, it is oxidized. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड। MnO2, इसके साथ में ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, अल्टीमेटली हमें क्या मिला, MnCl2। यहां पर ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव फ्रॉम मैग्नीज। तो वी केम टू द प्रोसेस इज रिडक्शन एंड मैग्नीज इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड। तो which product is undergoing reduction and which one is undergoing oxidation, accordingly we have to say that the particular product is reduced, means जिसका reduction होगा उसको बोलेंगे reduced और जिसका oxidation होगा उसको बोलेंगे oxidized। ठीक, जो हमने reduction एंड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पढ़ी थी उसी से कोरिलेट करके ये पूरा टॉपिक है। एंड इन द सेम वे इसमें क्वेश्चन यही मिलेगा आपको कि पर्टिकुलर रिएक्शन में विच प्रोडक्ट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच प्रोडक्ट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अबाउट एक्सोथर्मिक। इन द बिगिनिंग जब मैंने यहाँ एक ब्लॉक बनाया था उसमें आपको सारे रिएक्शंस बताए थे, 5-6 व्हाटएवर। इवन आई एक्सप्लेन यू कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिया था एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था, तब भी बताया था कि एक्सो मींस रिलीजिंग आउट और evolving out, thermic means temperature or heat. तो such type of chemical reactions where heat is liberating out along with the products, उसको हम बोलेंगे exothermic. Endothermic, such type of reactions जिसमें reaction को complete करने के लिए heat की requirement होगी, right? So this is exothermic. Endothermic, exothermic reaction की definitions simple, chemical reaction where heat is released along with formation of products. ये हुई definition। अब इसके examples की बात करें तो first of all combustion reaction. Combustion means जलना, combustion means जलना या burning। कार्बन और ऑक्सीजन की बर्निंग जब होगी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और हीट एनर्जी हमें मिलेगी। ये फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें हीट मिलेगी। वो एग्जांपल मैं यहां नरेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको रिकॉल किया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल देखना, व्हेन कार्बन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, कंबशन ऑफ कार्बन और कोल, उसके साथ हीट इवॉल्व। ठीक, तो कंबशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू या रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा, ये रिएक्शन अभी हम इसको क्लियर करेंगे। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो भी हमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एनर्जी रिलीज होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में
हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ी थी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, और उसमें भी हमने ये क्लियर किया था कि दीज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक बार डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में वापस जाना, ठीक है, उसके नोट्स देखना, उसके एग्जांपल्स देखना। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैंने नोट डाउन कराए हैं, और उसमें आपको सेम लिबरेशन ऑफ हीट नजर आए। सो चल टेक द एग्जांपल्स वन बाय वन। When methane is reacted with oxygen, then we are going to obtain carbon dioxide, water and heat. Carbon dioxide, water and heat. So this is the exothermic reaction. जब सिंबल्स भी लिखाए थे मैंने आपको, वेरियस सिंबल्स यूज्ड टू एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन, उस समय भी बताया था if plus heat is written to RHS, that means that is exothermic reaction. Recall the memory, अपनी मेमोरी की रिकॉल करो। जब मैंने सिंबल्स दिखाए थे उसमें भी लिखा था plus heat, if it is written to right hand side then it is exothermic, और एंडोथर्मिक, जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन डिसाइड करेंगे, लर्न आउट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, देन विल डिस्कस। एलएचएस में जब प्लस हीट लिखी होगी देन इट विल बी एंडोथर्मिक। चलो, वन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। एक सिंपल रिएक्शन आपको, क्वेश्चन आपको कई बार पूछेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन के साथ बर्न करने में उसको पहले रब किया जाता है। ये चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग क्लियर करेंगे। तो मैग्नीशियम डायरेक्टली बर्न नहीं करते, मैग्नीशियम के रिबन को वी आर गोइंग टू बर्न विद ऑक्सीजन एंड अल्टीमेटली along with magnesium oxide we are going to obtain heat energy. Now this is the respiration reaction. Respiration क्या है? Breakdown of food or breakdown of glucose molecule, C6H12O6 when splitted to carbon dioxide and water, and a lot of energy is obtained. Again we are getting the energy and that is 38 ATP. अब बायोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में then this reaction will come to know 38 ATP of energy will be produced और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में पॉसिबल होगा। एनारोबिक में नहीं, एनारोबिक में यहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगा, 2 ATP will be liberated only, right? Next we come to endothermic reactions. चलिए, exothermic reaction we discussed already. Now come over to endothermic reactions. Endothermic reactions में specific बहुत ज़्यादा नहीं है, already कई बार डिस्कस कर चुके हैं. So rather wasting the time, just directly come to the definition. The reaction which occur by absorption of heat or energy is required to complete the reaction. ये होगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन. एग्जांपल्स की बात करो तो मरकरी ऑक्साइड HgO, ये मरकरी का सिंबल है, Hg इज द सिंबल ऑफ मरकरी. मरकरी ऑक्साइड को जब हीट करें, when directly it is heated, it gives out the mercury and oxygen. ये प्लस हीट यहाँ हमने मेंशन किया है, दैट मीन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हेन वी आर गोइंग टू प्लेस प्लस हीट, दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? सो इसको कई बार क्या होता है, यहाँ पे भी मेंशन किया, ये भी मेंशन करते हैं, ये भी मेंशन, बट वी हैव टू मेंशन आइदर वन ऑफ देम. ऐसा नहीं है दोनों एक साथ, राइट?
दोनों सिंबल्स वी कांट प्लेस टुगेदर. Ammonium chloride. Next example. This was the first example, and take the another one. Ammonium chloride when heated, NH4Cl. NH4 means ammonium, Cl means chloride. So NH4Cl when heated, ammonia. ध्यान रखना, NH4 means ammonium and NH3 means ammonia. Ammonia we are going to obtain, and hydrochloric acid is produced as a product. तो इसमें भी heat is required, that's why it is endothermic reaction. एक एग्जांपल और टेक आउट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने डिस्कस किया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि ये मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. और I gave you 4 different examples. Try to learn out, try to remember even a single example. Yes, hydrated ferrous sulfate. Hydrated ferrous sulfate को जब हमने हीट किया था, then we obtained, and hydrated ferrous sulfate means FeSO4 7H2O को जब हमने हीट किया, we obtained FeSO4 plus 7H2O, राइट. तो उनमें से कोई एक एग्जांपल आपको यहाँ मेंशन करना है. थर्ड एग्जांपल जो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किए थे, उस वहां से कोई एक एग्जांपल ला करके यहाँ, इसी को रख देते हैं. जिंक कार्बोनेट, एक और एग्जांपल डिफरेंट ले लेते हैं. ZnCO3 we obtained with ZnCO3, इसको जब हमने हीट सप्लाई की थी, we got Zn plus CO2 और एक ऑक्सीजन अभी बाकी है. यहां से देखो, ZnCO3 में से Zn ये है, CO3 में से CO2, यहाँ एक ऑक्सीजन बाकी है, इसको हम यहाँ प्लेस कर दें. सो वी गॉट जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. अब मैंने देखो सिंबल यहाँ प्लस हीट नहीं रखा है, एरो के ऊपर डेल्टा का सिंबल लगाया है. दैट मींस हीट इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस और हीट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस. एक सिंबल ये और एक सिंबल ये, दोनों मैंने आपको एग्जांपल बेस बता दिए. और यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैंने केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है वो बताने की कोशिश की कि ZnCO3 जिंक कार्बोनेट जब हीट किया, पहले हमने जिंक लिया और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व कर दी. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई, एक ऑक्सीजन हमारे पास बचा, इस ऑक्सीजन को हमने इसके साथ रखा, तो वी गॉट अल्टीमेटली जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस all explanations was about the types of different chemical reactions. सारी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हमने इसमें पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. सारे टाइप के डिफरेंट रिएक्शंस हमने कवर किए. नाउ द चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश अबाउट, कुछ पार्ट है इसमें, एक डिफरेंट टॉपिक इज कोरोजन. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीडिंग टू डिफरेंट टॉपिक दैट इज कोरोजन. व्हाट इज कोरोजन? सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई भी शाइनी मेटल अगर हम एटमॉस्फेयर में थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें, कोई भी शाइनी मेटल कोई भी शाइनी मेटल है, सिल्वर
एल्यूमिनियम रखो, कॉपर रखो, आयरन रखो, एक्सेप्ट द बोर्ड। किसी भी शाइनी मेटल को अगर हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं, देन व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम? Along with reaction, the metal react with atmospheric oxygen, atmospheric moisture, and some of the chemicals present in the atmosphere. Atmosphere में जो chemicals हैं, water है या ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट करके उसका कलर ब्लड, उसकी शाइनी सरफेस नहीं रही, ब्लड कलर, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर ने उस मेटल को वीक कर दिया है, उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है उसको वीक कर, राइट। सो इसको साइंटिफिक वे में अगर हम डिफाइन करें, सो corrosion is the process by which metals are slowly eaten away by reaction with water, air and chemicals present in the atmosphere, right? Simply the process, corrosion is the process by which metals are slowly eaten away by reaction with water, air and chemicals present in the atmosphere. Example में अगर हम बात करें तो rusting of iron, आयरन जब रस्ट होगा तो रेडिश ब्राउन कलर की सरफेस उस पे आ जाएगी, जंग लगना, जिसको हम इनफैक्ट जंग लगना, राइट। तो दैट इज रस्टिंग। आयरन को अगर लेफ्ट ओवर कर बहुत दिनों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, धीरे धीरे जंग लगती जाएगी, कंटिन्यूअस रहेगी प्रोसीजर और बाद में आयरन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगी। तो that has been eaten away by the atmosphere, gases, atmospheric air or chemicals. So rusting of the iron is clear. Now सिल्वर को भी अगर बहुत दिनों तक ऐसा छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में तो देखा होगा बहुत गंदी सी ब्लैक सी कलर उसमें हो जाएगी। So black coating of the silver, black coating of silver is also an example of corrosion. Next कॉपर की बात करें, कॉपर भी रस्ट करता है, कॉपर की भी रस्टिंग होती है। कॉपर की रस्टिंग कैसे होगी? एक ग्रीन कलर का मटेरियल ऑप्टेन होगा, सो ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। बड़ी बड़ी बैटरीज अगर देखी हैं, बैटरीज के टर्मिनल्स देखे हैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में, वो बैटरीज के टर्मिनल्स कुछ डिपोजिशन हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का डिपोजिशन होता है, तो उसको हम बोल देते हैं ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ये तो ठीक है, कोरोजन की डेफिनेशन हुई, उसके एग्जांपल हुए। कोरोजन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें मिलने के चांसेस रहते हैं कि नेम सच एन एलिमेंट इन व्हिच कोरोजन इज नॉट हार्मफुल। या तो सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, बट एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा मेटल जिसमें कोरोजन हार्मफुल नहीं है, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कोरोजन इज नॉट हार्मफुल। व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम कॉपर के साथ, एल्यूमिनियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म करती है, जैसे एयर प्लस O2। इसकी वैलेंसी 3 या वैलेंसी 2, क्या बनाया? Al2O3। Al2O3 बनेगा जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन, ठीक। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम के मेटल के ऊपर एक इसकी लेयर बना देगा जिससे फर्दर कोरोजन नहीं। The same I have written over here, corrosion of aluminum is useful because aluminum, it is aluminum, makes a layer of aluminum oxide over it which avoid further corrosion of aluminum metal। कोरोजन की डेफिनेशन अपनी जगह है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स अपनी जगह है, उसका बेनिफिट इफेक्ट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन को
RS, राइट। चलिए, corrosion is over. After the corrosion में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, theoretical part है। In the same way rancidity is also a theoretical part। corrosion में metals का ईटिंग अवे था, मेटल्स का स्पॉइलेज था। रेंसिडिटी में क्या है, रेंसिडिटी को पहले सिंपली समझो, स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल, स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल का खराब होना, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। सिंपल वर्ड्स में समझो, लेकिन लिख नहीं सकते सिंपल वर्ड्स में, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखने के लिए इसकी डेफिनेशन, सो रेंसिडिटी इज द प्रोसेस of slow oxidation of oil and fat which are volatile in nature, ठीक। so rancidity is the process of slow oxidation of oil and fat present in the food material resulting in the change of smell and taste। फैट और ऑयल जो फूड में एडेड है उसका ऑक्सीडेशन, जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा उसकी स्मेल में, उसके टेस्ट में चेंज होगा, दैट मींस स्पॉइलेज ऑफ द फूड। ये डेफिनेशन है रेंसिडिटी की। और रेंसिडिटी हम रोक कैसे सकते हैं, हाउ टू अवॉइड द स्पॉइलेज ऑफ फूड, हाउ टू अवॉइड द रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी की प्रिवेंशन में अगर हमें जाना है, देन कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर गैसेस में से मिल जाती है। जब एयर टाइट कंटेनर होंगे, then definitely we are not going to get the atmospheric oxygen, ऑक्सीडेशन नहीं होगा सिंपली। That's why first the most important prevention of rancidity is keep the food in airtight container। Next, packaging of food with nitrogen gas rather than air। जितने भी वेफर्स हमें मिलते हैं, वेफर्स, पोटैटो चिप्स के वेफर्स हैं और दूसरे वेफर्स मिलते हैं, तो ये सारी पैकिंग है, इसमें नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं rather than air, ठीक। लेस एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट, सिंपली जो प्रिपेयर्ड फूड स्टफ है उसको हमें डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज नहीं करना है, उसका टेम्परेचर रेज नहीं करना है, कम टेम्परेचर पे रखना है, रेफ्रिजरेटेड करके रखो, डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज मत करो। तो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रिवेंशन फॉर द रेंसिडिटी। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA एंड BTH। What is BHA? BHA, butylated hydroxy anisole, butylated hydroxy anisole, and BTH is butylated hydroxy toluene, butylated hydroxy toluene। इन दो डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करने से भी हम रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन होता है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं हो। सिंपल, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम फूड मटेरियल को फर्दर ऑक्सीडाइज करने से प्रिवेंट करना, इसका मेजर रोल है। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके हम रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। तो बच्चों, मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक अभी बाकी है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक इनिशियल स्टेज में दिया। इनिशियल स्टेज में मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि हमारी जो रिदम है चैप्टर को कवर करने की, वो ब्रेक, टॉपिक भी डिफरेंट है। तो पहले हमने जितना पार्ट कंप्लीट किया है पूरा चैप्टर,
उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करो, 2 बार 3 बार लर्न करने की कोशिश करो। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक सेपरेट लेक्चर हम लेंगे, बहुत सारे उसके एग्जांपल्स करेंगे। ऑल टुगेदर 1 या 2 एग्जांपल से आपको बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्लियर नहीं होगी। और बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस, इसको 2 या 3 डिफरेंट मेथड से लेंगे। अल्टीमेट हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, चाहे किसी भी मेथड से करें, तो 2 या 3 डिफरेंट मेथड्स कंसीडर करेंगे और केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम कंसीडर, सो दैट टॉपिक वी विल कवर इन ए separate lecture. Till then, revise this literature, revise these all the topics and finish up your rest of the part of this chapter, right? Okay.